समस्याएं कुछ थीं जिस वजह से मैं ठीक टाइम पे नहीं कर पाया। हाँ। और अब मैं अच्छा। उनके लिए प्रिपेयर हूँ सर, तैयार हूँ सर। आप जब आदेशित करेंगे सर मैं कर दूँगा। हम्म, तो ठीक है, जब अब हमें मौका मिलेगा तब आपका करवाएंगे हम। जब आपके पास बहुत समय था तब, जब मेरे पास समय था तब आपके पास समय नहीं था, और अब आपके पास समय है तो अब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। जिनका पहले हक है उनको पहले मिलना चाहिए। जब आपका समय आएगा और जब समय बचेगा तो फिर आपका कराया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उसको सीरियसली नहीं लिया है। ठीक है, तो कुछ काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जब लास्ट में समय बचेगा तब आपका कराएंगे। तब तक जिनका चल रहा है उनका चलने दीजिए, है ना? कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब समय मिलेगा तो आपको कराएंगे, तब तक इनका चल दे दीजिए। दीपक, तैयार हैं आप? सर। हाँ सर, यस। तैयार है। स्क्रीन शेयर करने को कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही है। बस ओके। स्क्रीन दिख रही है सर? कुछ नहीं दिख रहा है। मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं? लैपटॉप से कर रहे हैं सर। तो लैपटॉप में जहाँ प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट यस। एरो बना होगा, उसको क्लिक करिए, उसमें प्रेजेंट नाउ लिख के आता है। ओके सर, करते हैं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेजेंट नाउ पे जाइए। ऑप्शन मिला कि नहीं मिला प्रेजेंट नाउ का? हाँ सर, प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन मिल गया। हाँ, तो मिल गया तो उसी को क्लिक करिए, और ऊपर लिखो है विंडो। हाँ हाँ, विंडो पे विंडो जाइए। लिखा हुआ है। हाँ, तो विंडो पे जाइए और उस पे अपनी पीपीटी को चूज करिए। हाँ, दूसरे दूसरे सर सो रही है। अभी नहीं हुई है। तो हाँ, अब हो रही है। यस। ओके सर। ओके सर, शुरू करें सर? गुड। गुड मॉर्निंग क्या बात सर। की है आपने? गुड। गुड मॉर्निंग टू वेरी गुड ऑल। मॉर्निंग, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी के उस दूध की तरह है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। तो इस शिक्षा रूपी दूध को पाने के लिए आज के समय में सभी आतुर हैं, सभी को दूध चाहिए, शिक्षा चाहिए। और इस शिक्षा रूपी दूध को पाने के तमाम रास्ते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसमें से एक जो सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, जो हर एक के लिए उपलब्ध है, उसको कहते हैं, उसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। आज हम इसी के बारे में क्लास में चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं पर हम गौर करेंगे कि यह क्यों आवश्यक है और इसके लाभ क्यों। तो सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार, छत्रपति साहू जी महाराज के डिपार्टमेंट ऑफ बीएड के प्रथम वर्ष का छात्र,
डॉक्टर आरपी सैनी और अनुपमा मैम के नेतृत्व में अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करते हुए आपके सामने अपनी पीपीटी के कुछ बिंदु रखता हूँ। इस पीपीटी में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन है क्या। उसके बाद उनकी उनके डेफिनेशन, दूरस्थ शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं, दूरस्थ शिक्षा का इतिहास, दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य, भारत में दूरस्थ शिक्षा, उसके बाद दूरस्थ शिक्षा के प्रकार, दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत, दूरस्थ शिक्षा के लाभ, और उसके अंत में भारत में दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय, यानी आप भारत में कहाँ कहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि दूरस्थ शिक्षा शिक्षा का वह माध्यम है जिसमें शिक्षक तथा छात्र को पढ़ने के लिए किसी स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। यह माध्यम अध्यापन तथा शिक्षण के तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको सामने बैठकर, जैसा कि हम लोग क्लास में बैठते हैं और अध्यापक हमको पढ़ा रहे होते हैं, ऐसी किसी भी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। जैसा कि इस वक्त कोविड काल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग की क्लासें गूगल मीट पर चल रही हैं, ना हम आपको देख पा रहे हैं ना आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी क्लासें जो है रेगुलर है। तो ये क्या है, कहीं पर भी स्थान विशेष की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसमें जो है तरीके भी अपने अलग अलग होते हैं, कोई पीपीटी से पढ़ाता है, कोई लेक्चर मेथड से पढ़ाता है, कोई कैसे भी पढ़ा सकता है। और जो इसमें प्रवेश का माध्यम है उसमें भी किसी तरह की कोई मानदंड नहीं है कि इसमें ऐसा है कि इसमें इतने परसेंट वाले या इतने हाई क्वालिफाइड वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। इसको कोई भी पढ़ सकता है। तो ये है हमारी डिस्टेंस एजुकेशन, आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आइए अब देखते हैं दूरस्थ शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। हमारे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। सबसे पहले फिलिप काम्बस तथा एम अहमद के अनुसार इन्होंने कहा है, पूर्व निर्धारित शिक्षा औपचारिक के ढांचे से बाहर चलने वाली व्यवस्थित शिक्षण विधि को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। इसमें जो औपचारिक शब्द है वो औपचारिक शिक्षण का बताता है। जैसे कि हम लोग जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं वो एक औपचारिक शिक्षण होता है, क्योंकि उसमें एक फिक्स प्लेस होता है जहाँ पर हम लोग बैठकर पढ़ते हैं, इसीलिए उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरी जो हमारी परिभाषा है वो है डॉक्टर आर ए शर्मा के अनुसार। इन्होंने कहा है, मुक्त अधिगम की परिस्थितियां लचीली, स्वतंत्र और स्वच्छंद होती हैं। छात्र अपनी इच्छा व आवश्यकता अनुसार अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें किसी भी तरह की कठोर अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। आइए अब देखते हैं दूरस्थ शिक्षा का इतिहास, दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। तो दूरस्थ शिक्षा का इतिहास माना जाता है सन 1840। आइजैक पिटमैन, जिन्हें दूरस्थ शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है, इन्होंने इस शिक्षा का शुरुआत किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले वहां पर मजदूर वर्ग को इस माध्यम से शिक्षा देना आरंभ किया था, इसीलिए इनको डिस्टेंस एजुकेशन का पितामह कहा जाता है। उसके बाद सन 1891 में अमेरिका में मजदूरों के लिए पत्राचार द्वारा शिक्षित करने की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1956 बर्लिन में भाषा सिखाने के लिए एक स्कूल खोला गया। उसके बाद 1969 ब्रिटेन में पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। के बाद देखते हैं भारत में दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में बहुत जनसंख्या है और यहाँ पर हर एक के लिए स्कूल जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था 1956
से 1960 उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत में सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किया गया और उसके बाद 1968 में इसकी शुरुआत पंजाब में, 1969 में मेरठ में, 1942 में आंध्र प्रदेश में और 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, को प्रवेश दिया गया, को ओपन किया गया और इनमें दाखिले किए गए। उसके बाद देखते हैं दूरस्थ शिक्षा के प्रकार। दूरस्थ शिक्षा के क्या क्या प्रकार हैं या किस तरह से दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आकाशवाणी का शैक्षिक प्रसारण। अगर आप लोगों को याद हो तो पुराने समय में टीवी पर एक प्रोग्राम आता था दीक्षा करके दूरदर्शन पर, वो एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ करता था और वो आकाशवाणी से प्रसारित होता था। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम रेडियो पर भी आते थे। उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, जैसे मुक्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ इग्नू है, उसके कुछ पाठ्यक्रम होते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम, पोस्ट के माध्यम से जो मटेरियल होता है उसको भेजा जाता है। और उसके बाद इंटरनेट, ईमेल प्रयोग विधि। आजकल इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये अपना शिक्षण जो मटेरियल होता है इसको स्टूडेंट को प्रोवाइड करा देती हैं। उसके बाद प्रौढ़ अथवा समाज शिक्षा। प्रौढ़ यानी कि ऐसे लोग जो अब स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए और समाज को शिक्षित करने के लिए भी इवनिंग क्लासेस चलाई जाती हैं, वो प्रौढ़ अथवा समाज शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद लिखा है मुद्रित सामग्री का आदान प्रदान, यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं इनका जो है आदान प्रदान करते हैं, यानी कि लेते देते हैं, यूनिवर्सिटीज भेजती हैं, उसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद सेवारत शिक्षा माध्यम, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी सेवा से विमुख हो चुके हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से शिक्षा देना सेवारत शिक्षा माध्यम होता है। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा के लाभ, कि दूरस्थ शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले समय का लचीलापन। समय का लचीलापन जैसे कि देख रहे हैं हम लोग की क्लासें हैं, अगर टाइम पर हम लोग नहीं ले पाते हैं तो इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, तो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है, इसी को समय का लचीलापन कहेंगे कि हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे इसको देख सकते हैं। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा सस्ती होती है। इसमें अन्य मानकों की तुलना में इसमें फीस कम होती है, इसीलिए यह सस्ती होती है। स्थान की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है हम कहीं पर भी बैठकर कैसे भी अपनी एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं। तो संचार साधनों का उपयोग, संचार साधन जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। स्वाध्याय की आदत का विकास, डिस्टेंस एजुकेशन में कोई औपचारिक शिक्षण की व्यवस्था न होने से बच्चे में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। इसमें कोई भी दाखिला ले सकता है। इसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मानक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हर कोई अपना एडमिशन ले सकता है और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता है। सीखने की क्षमता का पूरा उपयोग, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी सीखने की क्षमता का पूरा उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा दारोमदार जो है वो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। काम करते करते सीखना, जैसा कि अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एजुकेशन चलता था, जैसे प्राइवेट फॉर्म भरा दिए जाते थे ग्रेजुएशन के, तो लोग क्या करते थे कि अपना काम करते रहते थे और जब फॉर्म आते थे तो उनको भर देते थे और जाकर एग्जाम दे देते थे। इसी को कहते हैं काम करते करते सीखना। तो जैसा कि आप बगल वाली फोटो में देख रहे होंगे कि एक पृथ्वी बनी हुई है, इस
पृथ्वी के आसपास लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग अलग अलग दूर दूर देशों से हैं या कह लीजिए दूर दूर जगहों से हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपनी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। ये पृथ्वी दूरस्थ शिक्षा को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत कई सारे लोग होंगे होंगे जो अपनी अपनी शिक्षा को अपने अपने माध्यम से अलग अलग लोगों को पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय कि अगर आपको भारत में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, इग्नू जिसको कहते हैं, आज के समय में सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंत चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी। यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है जहां आप उत्तर प्रदेश में रहते हुए या बाहर से भी अपना दाखिला लेकर अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो हमें यह फायदा दिलाती है या हमें यह लाभ पहुंचाती है कि अगर किसी परिस्थितिवश हमने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है या रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम इस माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपने आप को शिक्षित कर समाज में आगे बढ़ सकते हैं और दहाड़ने के लिए उस शिक्षा रूपी दूध को ग्रहण कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि अगर दूरस्थ शिक्षा है तो कुछ गम नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से हमें कभी ये तकलीफ नहीं होती है कि हमारी पढ़ाई छूट गई है या हमने आगे शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इसके बाद आप चाहें तो हमारी जानकारियों को विभिन्न संदर्भों के रूप में आप जाकर चेक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? सर बहुत अच्छा था सर, पहला ऐसा था सबसे बहुत अच्छा था सर, सारा समझ ही आ गया। नहीं, कुछ समझ में नहीं आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई हैं, ध्यान दोगे तो समझ में आएंगे आपको कि क्या है जो समझ में नहीं आया या क्या है जो छूट गया है, इन्होंने नहीं बताया। बोलिए भाई, किसी का कोई प्रश्न? नहीं, किसी का प्रश्न है। बड़ी अच्छी बात है कि विद्यार्थियों के कोई प्रश्न नहीं होते हैं, और वो विद्यार्थी ही कैसा जिसका कोई प्रश्न ना हो, है ना? तो विद्यार्थी ही कैसा जिसका कोई प्रश्न ना हो, और विद्यार्थियों के पास प्रश्न नहीं है। सर लिमिटेशन नहीं थी इसमें कि दूरस्थ शिक्षा की क्या लिमिटेशन रहेंगी? राइट, बिल्कुल अच्छी बात कही है। कुछ तो ये सुनने के बाद हमने कहा ना कि वो विद्यार्थी नहीं जिसके प्रश्न हो। क्योंकि अगर मैं भी अगर आपको टीच कर रहा होता, मैं सब कुछ भी पढ़ा देता आपको, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपसे रह जाती जो आपको हम नहीं बता रहे होते।
तो मैंने भी इसलिए सीमाएं बता दें सर। और सर दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हो सकता है। बताया बताया था दीपिका जी। नेटवर्क चला गया। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि इंडिया में क्या है, जनसंख्या बहुत है और हर एक व्यक्ति जो है स्कूल जाकर एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकता है। बेरोजगारी भी बहुत है और कुछ लोग ऐसे हैं जो फीस वगैरह नहीं उतना कर पाते हैं, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन एक सरल और सस्ता माध्यम होता है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बताया था। जी, और किसी का सर कोई इसकी प्रश्न? सीमाएं बताना चाह रहे सीमाएं हो? बता दें सर। अरे हाँ आपको सर, स्वागत है। इसमें सर दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं ये होती है सर कि इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो है किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता है। तो अगर स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो उसका समाधान नहीं कर पाते हैं सर, कि अपनी प्रॉब्लम को किससे डिस्कस करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है, ये एक मार्गीय प्रणाली होती है, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है। जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन में सिलेबस वगैरह भेज दिया जाता है और आप पढ़ते रहिए। इसमें क्या है, केवल शिक्षार्थी सुनता रहता है, जैसा हम लोग क्लास में सुनते रहते हैं। सॉरी सर। उसके बाद क्या है कि पुराने समय में क्या होता था कि पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता था, तो जो मटेरियल होता था वो पहुंचता नहीं था। तो इससे छात्रों में समय से न पहुंचने के कारण उनका कोर्स पिछड़ जाता था। ये भी उसमें समझ में नहीं आता था, ये भी इसकी सीमाएं होती थी। उसके बाद क्या है सर, सबसे बड़ा इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप दूरस्थ शिक्षा में किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल की, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसमें कठिन हो जाता है करना, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए तो कम से कम एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। और इसमें क्या है, दूरस्थ शिक्षा में सर आप कभी भी एक तरीके से कहा जाए कि समय का लचीलापन तो होता है, लेकिन सर कभी कभी अगर आप किसी जरूरी काम में फंसे हुए हैं तो सर आप क्लास नहीं ले पाते हैं या बाद में रिकॉर्डिंग क्लास भी नहीं ले पाते हैं, तो इससे छात्र का नुकसान भी हो जाता है। और उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन में सर जैसे आज के समय में है तो मोबाइल है या किसी भी तरह के संचार साधन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर अच्छी क्वालिटी के साधन लेंगे तो सर वो महंगे पड़ते हैं और इस कारण से हर व्यक्ति उसको सर खरीद नहीं पाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं हो पाती है और पैसा भी बर्बाद हो जाता है। ये भी सर इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और इसमें जो है, जी सर, मैं कह रहा था कि एक तो आपने कहा कि क्लासरूम, जैसे आप कह रहे हो क्लासरूम की जो टीचिंग है वो वन वे होती है। यस सर। वन वे क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? सर क्योंकि स्टूडेंट जो है और टीचर जब फिलहाल तो इसमें हम लोग अपने उसकी बात करें सर, इसमें वन वे इसलिए होती है क्योंकि सर हम लोग बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं सर। अगर हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है सर, अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो सर वो पूछता भी नहीं है। और सर अगर सच बताएं तो हमें ये लगता है क्लास में कि कुछ लोग ऐसे होंगे क्लास में जो क्लास को ज्वाइन करके सर चले जाते हैं सर, चले जाते हैं और वो लास्ट तक फिर आते नहीं है और इसीलिए सर क्लास में सन्नाटा बना रहता है। तो और कोई बताए भाई जरा, वजह बताओ सर। गुड सर किसी किसी डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा भी होता है कि
वीकली 1 क्लास किसी पर्टिकुलर कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में अरेंज करी जाती है सर, जिसमें डायरेक्ट अच्छा। सर वो सैटरडे संडे करी जाती है। हाँ वही तो वहाँ जी, तो उसमें सर जब बच्चे जाते हैं और वहाँ प्रॉब्लम्स, जी सर, उसमें अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है कैसे क्या करना है उसमें आप पता कर सकते हैं। अब इम्प्रूव किया गया है, क्वेश्चन है अब तो रैंक तो यस काउंसलिंग क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। कुछ काउंसलिंग क्लासेस इस प्रकार की होती हैं जो 1 महीने या 2 महीने के लिए होती हैं, जी सर, रेगुलर होती हैं, ठीक है। यस सर, जैसे आप एजुकेशन में बीएड करना चाहें तो या एमएड करना चाहें तो उसमें 1 या 2 महीने की जो है वो क्लास होती है, जो है वो रेगुलर क्लास होती है, ठीक है। तो आपको 2 महीने कम से कम रहना होता है, ताकि जब अगर आप रहोगे नहीं तो फिर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ काम करना कैसे सीखोगे। तो इस वजह से जो उनकी जो क्लासेस होती हैं वो 1-2 महीने के आसपास रेगुलर होती हैं, जहाँ विद्यार्थी को जो स्टूडेंट है उसे रहना होता है, फिर वो सीखना होता है। मेरा जो प्रश्न था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग अभी भी टाल रहे हैं, है ना। टालिए मत, मेरे भले के लिए बताइए, क्लास 1 में क्यों होती है, क्या क्या वजह होती है उसके पीछे। सर बच्चा इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो फिर क्या आप लोग जो अभी तक अपने यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, है ना, तो कैसे लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए टीचर को, खासतौर से एक बीएड टीचर को, ताकि क्लास जो है उसकी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लगे, वन वे कम्युनिकेशन ना हो। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ उसको प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो बच्चा बोलता क्यों नहीं है, ये बताइए। बोलिए। जैसे कि 45 मिनट की क्लास होती है पूरी, जी जी, तो उसको पूरी क्लास एक साथ लेने के बाद क्वेश्चनिंग करने से अच्छा हम बीच बीच में क्वेश्चनिंग का 15-20 मिनट की बात करते रहें। तो अगर किसी के कुछ डाउट्स उस समय, जैसे होता है कुछ बच्चे बीच में डाउट आया, उस समय उनकी आदत होती है कि उसी समय पूछना है उनको, नहीं तो बाद में होगा तो वो नहीं पूछेंगे फिर। प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आप बीच में पूछते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जी सर, तो इसलिए बीच में पूछना उचित नहीं होता है, और खासतौर से जब हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, आप, मैं टीचर हूँ और आप विद्यार्थी हैं, वहाँ तो ये उम्मीद नहीं किया जा सकती है कि आप बीच में पूछें, तो लास्ट में पूछें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। होता तो ये है कि सर लास्ट में ही पूछना चाहिए बच्चों को, और मैं आपको मौका देता हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल से बाकी लोगों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर आपसे कहता हूँ कि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछ लीजिए, या फिर कल उसे पूछिए। लेकिन आप लोगों की कभी आप सेल्फ रियलाइज करो कि आप लोगों में कुछ कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं कि नहीं कल होगा तो नहीं पूछेंगे, हमें आज ही पूछना है। अब चूंकि आज पूछने का मतलब ये होता है कि कुछ लिमिटेशंस है हमारे साथ भी और तुम्हारे साथ भी, कि दूसरी क्लास होती है, हम उनकी क्लास ज़्यादा देर तक अपनी क्लास में को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी वजह से उनकी क्लास डिस्टर्ब हो और आपको भी दिक्कत हो। इस वजह से हम कहते हैं कल पूछ लीजिएगा। कल की बात आती है तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पूछते, उस दिन भी नहीं पूछते। मैं देखो एक बात ध्यान रखना इस बात को, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम वेस्ट है, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको यूटिलाइज करो। अगर आप सुबह 11 बजे क्लास में आ जाते हो और 3:30 बजे तक रहते हो या 3 बजे तक रहते हो, तो उसका यूटिलाइज करो। आप ये एजुकेशन फ्री में नहीं है गेटिंग कर रहे हो, इसके बदले आप एक बड़ा अमाउंट पे कर रहे हो। यू आर कंज्यूमर, आप उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता के हिसाब से अगर एजुकेशन नहीं होगी या कोई भी हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हमें कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो पूछेगा नहीं। तो अगर कहीं प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी नजर आती है तो बोला करिए ना आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग बोलेंगे तो हम जैसे जो टीचर है ना बेवकूफ टाइप के, ये अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करेंगे, और आप लोग कमियों को बता करके, अपने टीचर्स की कमियों को इंडिकेट करके रियली अगर पूछो तो आप अपने टीचर पे उपकार करोगे
उसका अहित नहीं करोगे। क्योंकि जो कमियां आप देखोगे ना, अगर आपने कोई कमी बताई और टीचर ने अपने में सुधार किया, तो वो टीचर फिर जो आपके जो जूनियर बच्चे हैं, कम से कम उनके साथ तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप लोग प्रश्न जरूर किया करिए, क्योंकि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में जिज्ञासा होनी चाहिए और प्रश्न भी होने चाहिए। और यदि कोई कमी नजर आती है, खास तौर से मैं अपने बारे में कहूँ तो आप कभी भी किसी भी समय नहीं डायरेक्ट बोलना चाहते हो तो इनडायरेक्ट लेकिन कमियों को बताओ प्लीज, है ना, ताकि हम लोग अपने में सुधार करें और आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ बेटर कर पाए। जो कमियां आपने देखी हैं, कम से कम वो कमियां उन्हें तो ना दिखाई पड़े, उनकी नजर में तो हम अच्छे बन जाएं। अरे आपकी नजर में अच्छे ना सही तो उनकी नजर में अच्छे बन जाए। तो कम से कम कमियों को शेयर किया करो, है ना। और आप भी जब टीचर बन जाओ तो आप भी अपने विद्यार्थियों से कहो कि वो आपकी कमियों को जरूर बताएं, और वो कमियां उनको आप नेगेटिव रूप में मत लीजिए, पॉजिटिव रूप में लीजिए, वो आपके काम आएंगे। वैसे ही टीचर को हमेशा जो जितना अच्छा बैकग्राउंड विद्यार्थी दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। तो अपने टीचर को बैकग्राउंड या फीडबैक जो होता है वो कभी कभी उसको फीडबैक दीजिए, ताकि उसका अपने अंदर भी सुधार कर पाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देंगे, जहां मेरी कमियां हैं मुझे इंडिकेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपकी नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। कल फिर हम लोग जो है बात करेंगे, जिसका प्रेजेंटेशन हो कल तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। क्लास नहीं है तो चलेंगे।